जिंदगी के थका देने वाली रूटीन से ब्रेक लेने के लिए शर्मा फैमिली ने डिसाइड किया कि वो समर वेकेशन पर हिल स्टेशन जाएंगे। घर में 4 लोग थे। रमेश फादर, नेहा मदर और उनके 2 बच्चे आरफ और रिया। सब खुश थे। पैक हुए, कार निकली और सफ़र शुरू हो गया। रोड ट्रिप शुरू में बहुत मज़े का था। म्यूज़िक बज रहा था, बच्चे हंस रहे थे और हिल स्टेशन के रास्ते में सब कुछ हसीन लग रहा था। मगर जैसे ही कार माउंटेन्स के जंगल वाले रास्ते पर आई, मौसम अचानक बदल गया। अंधेरे बादल छा गए, बारिश शुरू हो गई और रोड पूरी तरह से सुनसान हो गया। सफ़र लंबा हो गया था और रात के 9 बज चुके थे। फैमिली ने डिसाइड किया कि एक होटल या गेस्ट हाउस ढूंढ लेते हैं, मगर रास्ते में कुछ भी नज़र नहीं आया। थोड़ी देर बाद उन्हें जंगल के किनारे एक पुराना बेंगलो दिखाई दिया। गेट पर बोर्ड लगा था, हिल व्यू गेस्ट हाउस। बाहर से थोड़ा पुराना था, लेकिन लाइट्स चल रही थी। रमेश ने सोचा, यही ठीक है, रात यहीं रुक जाते हैं। दरवाज़ा खोलने वाली एक अजीब सी औरत थी, जिसका चेहरा बहुत फीका और आंखें बिल्कुल सुकून से खाली लग रही थी। उसने मुस्कान के साथ कहा, स्वागत है। कमरे तैयार हैं। फैमिली को थोड़ा अजीब लगा, मगर थकान की वजह से वो सीधा अंदर चले गए। कमरे अच्छे थे, लेकिन हवा बहुत ठंडी थी और खुशबू पुरानी सी। नेहा ने देखा कि कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हैं, एक परिवार की। सबके चेहरे गुस्से में थे और आंखें सीधी देख रही थी, जैसे जिंदा हो। रात को खाना दिया गया, लेकिन टेस्ट अजीब था, जैसे मांस पुराना और खट्टा हो। बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया। आरफ ने नेहा से कहा, मामा, मुझे लगता है तस्वीर वाले लोग मुझे देख रहे हैं। सब ने हंसकर टाल दिया, लेकिन नेहा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतर गई। रात के 1 बजे रमेश को आवाज़ आई, जैसे कोई कमरे के बाहर चल रहा हो। उसने दरवाज़ा खोला। कॉरिडोर में कोई नहीं था, मगर नीचे से बर्तन हिलने की आवाज़ आ रही थी। जब वो नीचे गया तो देखा कि वही औरत किचन में खड़ी है और उसका मुंह लाल खून से भरा हुआ है। उसके हाथ में कच्चे गोश्त के टुकड़े थे, जिसमें से खून टपक रहा था। रमेश का खून जम गया। वो चुपचाप वापस कमरे में आ गया और किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन सुबह बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। रिया ने घंटी की आवाज़ सुनी और उस आवाज़ के पीछे चल दी। कुछ देर बाद वो गायब हो गई। फैमिली ने पूरे बेंगलो में सर्च किया, लेकिन रिया कहीं नहीं मिली। जब आरफ ने एक पुरानी अलमारी खोली तो उसने चीख मार दी। अंदर रिया बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी और वो धीरे से बोल रही थी, वो वो मुझे ले गए थे। अब वो तुम्हें भी बुला रहे हैं। उसके पीछे एक अंधेरा साया खड़ा था। नेहा ने जोर से रिया को खींच लिया, लेकिन उस वक्त पूरी हवेली की लाइट्स बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ लोगों की चीखों और भारी सांसों की आवाज़ गूंजती रही। फैमिली ने तुरंत बैग उठाए और कार की तरफ भागे, मगर कार का इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। उस वक्त बेंगलो की विंडो खुल गई और उन तस्वीरों में जो लोग थे, अब वो जिंदा होकर बाहर देख रहे थे। उनकी मुस्कान ऐसी थी जैसे शिकार पकड़ लिया हो। औरत गेट पर खड़ी थी और चीख कर बोली, तुम यहाँ रुकने के लिए आए हो। अब ये तुम्हारा घर है। अचानक रमेश ने दुआएं पढ़ना शुरू की और इग्निशन घुमाया। इस दफ़ा कार स्टार्ट हो गई। फैमिली ने पूरी स्पीड में कार निकाली और पीछे देखा। बेंगलोर धुंध में गायब हो गया, जैसे कभी था ही ना। फैमिली किसी तरह गांव तक पहुंच गई। वहां के लोगों को जब उन्होंने हिल व्यू गेस्ट हाउस का जिक्र किया तो सब खामोश हो गए। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, वो बेंगलोर 30 साल पहले जल गया था। उस रात उसमें एक पूरा परिवार मर गया था। कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी उस बेंगलोर में कैद हैं।
जो भी वहाँ रात गुजारता है वो वापस नहीं आता। नेहा के हाथ से एक फ़ोटो गिर गई, उनके बैग में से निकली थी। उस फोटो में उनके अपने फैमिली का पोर्ट्रेट था, मगर तस्वीर के पीछे वो औरत खड़ी थी जो उन्हें बेंगलुरु में मिली थी। शर्मा फैमिली ने उस दिन के बाद वेकेशंस पर जाना बंद कर दिया। आरव कहता है कि कभी कभी रात को उसे अब भी तस्वीर वाले लोग खड़े दिखते हैं, उनके बिस्तर के बिल्कुल पास। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपनी राय से हमें आगाह कीजिए कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी भेजी हुई कहानियों को भी नरेट करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर आप हमें अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। दोस्तों, आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।